बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, क्वेटा के सेरीना चौक पर होटल की पार्किंग में धमाके का मुकदमा सीटीडी थाने में दर्ज कर लिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक एक गाड़ी होटल की पार्किंग में आकर रुकी, जिसके बाद धमाका हुआ। दहशतगर्दी के वाक़े में 5 अफराद जाम बहक, 10 जख्मी हुए। होटल में गैर मुल्की भी मुकीम हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारत दाखिला को इस वाक़े की हर पहलू से तफ्तीश करके मामले की तह तक पहुँचने की हिदायत की और कहा, हमारी कौम ने दहशतगर्दी को शिकस्त देते हुए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। दहशतगर्दी की इस लानत को दोबारा उठने नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि ये एक बड़ा धमाका है। चीनी सफ़ीर भी इसी होटल में ठहरे हुए थे, लेकिन जिस वक्त धमाका हुआ वो उस वक्त बाहर एक फंक्शन में थे। क्वेटा के ज़रून रोड पर मकामी होटल की पार्किंग में गुज़श्ता रोज़ हुए धमाके की तहकीकात कहां तक पहुंची हैं, तफसीलात जानते हैं शहाब उमर से। जी, गुज़िश्ता शब क्वेटा के एक मकामी होटल के पार्किंग एरिया में धमाके के बाद की सूरत ये है कि जो तहकीकात है उसका अमल जारी है। वाक़े का जो मुकदमा है वो सीटीडी थाने में दर्ज हुआ है, जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और एक्सप्लोसिव जो एक्ट है उसके तहत दर्ज किया गया है। मज़ीद शवाहिद यकजा करने का सिलसिला जारी है ताकि जो तहकीकात है उसमें मदद मिल सके। दूसरी जानब ज़ख्मियों की सूरत ये है कि इस वक्त जो है क्वेटा के जो ट्रामा सेंटर है वहाँ पर 4 ज़ख्मी ज़ेर इलाज। अब से कुछ देर पहले 3 ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी और सेहत की बेहतरी के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया और जो बाकी 4 ज़ेर इलाज है उनकी हालत जो है पहले से बेहतर है। जी, वफाकी वज़ीर असद उमर इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बुनियाद आप तो इसलिए डालते हैं कि उसके ऊपर अच्छी इमारत बनाई जा सके, सिर्फ बुनियाद के लिए तो नहीं बनाई जाती। इसी तरीके से मैक्रो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन फॉर द सेक ऑफ मैक्रो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन ये तो एंड नहीं है। यहाँ से आपने सफ़र शुरू करना है तरक्की का, जो बार बार इंटरप्ट हुआ है। जैसे डिप्टी चेयरमैन पहले कह रहे थे कि हमारी जो मईशत की नमू रही है वो हम सब ने देखा है कि पिछले कम से कम 30 साल से ज़्यादा हो गया यही सिलसिला होता है। 2 साल ग्रोथ होती है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, एक्सटर्नल क्राइसिस क्रिएट होता है, IMF प्रोग्राम में चले जाते हैं, सीवियर मैक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट में चले जाते हैं, और ये बार बार साइकिल रिपीट होता रहा है। सिर्फ इसमें फ़र्क ये आ रहा है कि वो जो खसारे की जो साइज़ है वो बड़ा होता चला जा रहा है, और इंस्टेबिलिटी जो है, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, उसकी जो नौयत है, बल्कि उसकी जो एक्सटेंट है वो बढ़ती चली जा रही है। जैसे वो जब हम IMF के साथ बैठे थे नेगोशिएशन करने के लिए, तो उनसे जब हम आर्ग्यू कर रहे थे कि ऑन द स्पेसिफिक मेजर्स, तो उनका आर्ग्यूमेंट वापस होता यही था कि ये सही है कि जो हम आपसे कह रहे हैं ये कभी भी पहले पाकिस्तान को करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन पहले कभी आपके इतने हालात कब ख़राब हुए थे जितने आज हैं। सही कहते थे। सो अब जब कि हम इस पॉइंट पे आ गए हैं, ग्रोथ खुद ब खुद नहीं होती। चले एक टू अ सर्टेन एक्सटेंट तो ग्रोथ जो है उसका एक मोमेंटम होता है, वो हो जाएगी, लेकिन अगर आप वाकई में ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर उसके पीछे कुछ सोच की ज़रूरत है, कोई एक कोहेरेंट पॉलिसी की ज़रूरत है कि हमने ग्रोथ कैसे अचीव करनी है और वो किस किस्म की ग्रोथ होगी। एक तो पहला सवाल ज़ाहिर है ये भी होगा कि कितनी ग्रोथ जो है उसको टारगेट करना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा अहम मेरे ख्याल में ये लेसर इंपॉर्टेंस का इशू है कि हम ग्रोथ 5% है, ये 6% है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उस ग्रोथ की शरह नमू की नौयत क्या है, क्या वो एक्विटेबल है, क्या मुल्क के जो मुख्तलिफ माशरे के हिस्से हैं, मुल्क के मुख्तलिफ इलाके हैं, क्या सबको उस ग्रोथ का, उस तरक्की का एक जायज़ हिस्सा मिल रहा है, या वो कॉन्सेंट्रेटेड है, एक ख़ास तबका जो है उसकी बेहतरी होती चली जा रही है, और या एक ख़ास इलाका है जिसकी बेहतरी होती चली जा रही है। क्योंकि हमें ये पता है कि ये चीज़ें देर पा नहीं साबित होती। हमने 60s के अंदर देखा, इतना हाई ग्रोथ रेट हुआ और एंड रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया, मुल्क 2 टुकड़े हो गया। इसी तरीके से आपको मुल्क के कई इलाकों के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, जहाँ पे आप सिक्योरिटी पे इतना पैसा खर्च करेंगे, अगर डेवलपमेंट में कर दें तो उस इलाके की शक्ल बदल जाए, तो हम वहाँ पे पहुँचे ज़रूर। उसके अंदर सियासी एम्पावरमेंट भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन उसकी इकनॉमिक पाई की एक जो एक्विटेबल यानी मुनसिफाना उसका तकसीम है वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अगर आप डेरा बुगटी से गैस निकालेंगे और उस गैस से वो कराची भी जाएगी, लाहौर भी जाएगी, इस्लामाबाद भी जाएगी, पेशावर भी जाएगी, और आपकी GDP ग्रोथ भी उससे होगी, और डेरा बुगटी वालों को वो गैस नहीं मिलेगी, तो फिर वही होगा जो हुआ बलूचिस्तान के अंदर। सो एक तो एक्विटेबल होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये भी एक ज़माने में बड़ा वो एक कंसिडर किया जाता था कि ये तो नेचुरल ट्रेड ऑफ है।
आपका ग्रोथ और इनइक्वालिटी का एक ट्रेड ऑफ है जो आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। आई एम फॉरगेटिंग व्हिच कर्व दैट वाज डॉक्टर साहब, बड़ा फेमस वो कर्व था। हाँ हाँ, सो बट ना, हाँ, कुज़नेट्स कर्व। सो लेकिन जो रीसेंट पिछले 10 साल 20 साल की मईशत में जो थिंकिंग की गई है उसके अंदर ये बड़ा वाज़े तरीके पे आया है कि अगर इनइक्वालिटी एक हद से बढ़ती है तो उससे ग्रोथ भी रिटार्ड हो जाती है। तो इवन ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उस इनइक्वालिटी को एड्रेस करना जो है वो लाजमी है। मॉरल डायमेंशन तो उसका है ही है, उसका सियासी डायमेंशन है, नेशनल इंटेग्रिटी का डायमेंशन है, लेकिन उसका प्योर इकोनॉमिक रीजंस की वजह से भी हमें जहन में रखना है और ग्रोथ ऐसे अचीव करनी है कि लोगों को उसका मुनसिफाना उसमें तकसीम हो और लोगों को नज़र आए कि हाँ, ये जो मुल्क की तरक्की की खबरें मैं टीवी पर सुनता हूँ, इससे मेरी ज़िंदगी भी कुछ बेहतर हो रही है। दूसरा ऑब्वियसली सस्टेनेबिलिटी के इसके दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक तो सस्टेनेबिलिटी का जो आजकल उर्फ़ आम के अंदर लिया जाता है जो एनवायरनमेंट रिलेटेड है, ज़ाहिर है वो बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान बुरी तरीके से अफेक्टेड है। दुनिया के 10 ममालिक जिनको सबसे ज़्यादा ख़तरा है एनवायरमेंटल चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पाकिस्तान उन 10 ममालिक में से एक है। और हमने देखा है कि जिस तरीके से हमारे पास साइकिल्स आते रहे हैं पिछले सिर्फ 20 साल ही अगर आप उठा के देख लीजिए, ड्राउट के साइकिल आए, 2 दफ़ा बहुत बड़े फ्लड्स आए। सो क्लियरली जो नेचुरल एनवायरनमेंट की डिटेरिएशन है उससे बराह रास्त ज़िंदगियाँ अफेक्ट हो रही हैं। ये तो बड़े लेवल के ऊपर है। आप छोटी कम्युनिटीज़ के अंदर अगर आप चले जाएँ, अगर आप हमारी जो कोस्टल बेल्ट है वहाँ पे आप जाएँ तो आपको नज़र आएगा कि किस बुरी तरीके से लोगों की माशी ज़िंदगी वहाँ पे मफलूज हुई है। वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो हम कर रहे हैं समुंदर के अंदर, उसकी वजह से उनकी फ़िशिंग हैबिटेट्स उड़ गए हैं। और उसके अलावा जो हमने जिस तरीके के मंसूबे किए, बजाय के सॉल्ट वाटर जो है सलाइन वाटर समुंदर में जाने के, हमने सी वाटर इंक्रोचमेंट करा दी और वो जो पूरी कोस्टल बेल्ट है उसको हमने इकोनॉमिक लाइफ डेवस्टेट करके रखी। इसी तरीके से मुख्तलिफ इलाके हैं पाकिस्तान के जहाँ इकोनॉमिक लाइफ, उनकी माशी ज़िंदगी जो है वो बुरी तरीके से मुतासर हो रही है। भारत ने पाकिस्तान से जाने वाला एक और कबूतर पकड़ लिया। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कबूतर को जासूस करार देकर FIR दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। रोजनामा जंग के सहाफ़ी खालिद महमूद खालिद की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पंजाब पुलिस की प्रेस रिलीज में यह बात सामने आई कि 17 अप्रैल को एक कबूतर पाकिस्तानी इलाके वाहगा के करीब से उड़कर भारतीय इलाके रोरावाला में चला गया था। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं रोजनामा जंग के सहाफ़ी खालिद महमूद खालिद साहब हमें ज्वाइन करें। खालिद साहब, पाकिस्तानी कबूतर और इस पर भारत में लगाए जाने वाले इल्जामात में कितनी हकीकत है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरीके से BSF ने पंजाब पुलिस, इंडियन पंजाब पुलिस को एक खत लिखा और तहरीरी तौर पे उसमें ये मुतालबा किया कि कबूतर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। आज के दिन की जो प्रोग्रेस है वो ये है कि BSF ने माजरत की है पंजाब पुलिस से कि उन्होंने गलती से इस तरह लिख दिया, क्योंकि ये कबूतर के खिलाफ कोई कानून नहीं है कि किसी तरीके से उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये जो कबूतर है ये 17 अप्रैल को जो है पाकिस्तानी इलाके वाघा करीब से उड़ता हुआ जो है वो भारतीय सरहद पार करके इलाका उनका है रोरावाला, जो 500 मीटर भारतीय हदूद में है, वहां जा पहुंचा, जहां एक जो पुलिस इंस्पेक्टर था, पुलिस कांस्टेबल नीरज कुमार, और ये मजे की बात यह है कि सीधा जाके उसके कंधे पे बैठा, जिसे उसने पकड़ लिया और मुआयना किया तो उसके टांग के साथ एक कागज बंधा हुआ था। तो जब उसने चेक किया तो पता चला जी कि वो पाकिस्तान का नंबर है, उसके ऊपर पाकिस्तान का नंबर लिखा हुआ है। तो जब मेरी बात हुई उस पाकिस्तान में उस नंबर के जिसका नंबर है, तो उससे मेरी बात हुई तो उसका नाम सुहेल है और वो जल्लो मोड़ के पास मैकेनिक है, और उसका कहना है कि वो कबूतर उससे उड़ के कहीं चला गया। नंबर इसलिए उन्होंने लिखा होता है ताकि किसी के पास चला जाए तो उसको बता दे कि उनका कबूतर है। तो अब वहाँ बीमार हो गया कबूतर वहाँ अमृतसर में, तो उसको डॉक्टर के पास भी ले जाया गया और उसको स्कैन किया गया, लेकिन उससे कुछ नहीं मिला। तो माहरीन ने ये फैसला किया कि ये चूंकि इस तरह का कोई कानून नहीं है कि इस कबूतर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, अब वो कबूतर जो है पुलिस के पास वापस मौजूद है और यही कहा जा रहा है कि उसको उड़ा दिया जाएगा। जी, यही कहा जा रहा है कि उसको उड़ा दिया जाएगा क्योंकि भारत में कबूतर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद खालिद साहब।
आगे बढ़ते हैं, शुगर स्कैंडल की बात करते हैं, जहां पर हुकूमती तलबियों का सिलसिला जारी है। नैब रावलपिंडी ने वजीर आबपाशी पंजाब मोहसिन लगारी को तलब किया है। जरा के मुताबिक मोहसिन लगारी को 4 मई को नैब रावलपिंडी ऑफिस तलब किया गया है। नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम मोहसिन लगारी से तफ्तीश करेगी। मोहसिन लगारी तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हें 2018-19 शुगर सब्सिडी का रिकॉर्ड भी लाने की हिदायत की गई है। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर खबर दें, लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात जायद होने के केस में ज़मानत मंजूर कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी डिविजनल बेंच ने इससे पहले भी ज़मानत मंजूर की थी, लेकिन उसके बाद जब तहरीरी फैसला आया तो तहरीरी फैसले में ज़मानत एक जज ने मंजूर की थी, दूसरे ने नहीं की थी, जिसके ऊपर एक 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया और उसका आज ये फैसला आया है। शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर कर ली गई है। मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी से। उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी, आज लाहौर हाई कोर्ट में मियां मोहम्मद शहबाज जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर हैं, उनका आम ज़ायद असासाजात व मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत थी और आज जमानत केस की समाअत हो रही थी। 3 रुकनी बेंच ने जो है यहाँ पर केस की समाअत की और कल जो दलाइल हैं वो मियां मोहम्मद शहबाज के वकील आजमदीन तारड़ और अमजद परवेज ने दिए, जबकि आज जो दलाइल थे वो नैब प्रोसिक्यूटर ने देने थे और आज जब वो दलाइल दे रहे थे तो मोहसिन जज ने उनके दलाइल बहुत अच्छी तरीके से सुने और जब केस की समाअत शुरू हुई तो शुरू में नोक-झोंक हुई। अमजद परवेज, आजमदीन तारड़ जो नैब प्रोसिक्यूटर थे, क्योंकि आजमदीन तारड़ का कहना था कि जब एक दफा 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया और 3 दिन तक उस फैसले को रोका गया तो जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने इतराज किया कि आप इस तरह की बात ना करें, तो आजमदीन तारड़ का कहना था कि मैं अपने उन अल्फाज पर अभी भी खड़ा हूँ। जिसके बाद मोहसिन जज जो बाकी नजमी, उन्होंने कहा कि आप आपस में ऐसे नोक-झोंक मत करें, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं केस की समाअत मुलतवी कर दूंगा। जिसके बाद केस की समाअत हुई और उसके जो नैब प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने तमाम जो तफसीलात है वो बताएं कि 2005 से 2015 तक इनके अकाउंट्स में अच्छा, जो दरखास्त जमानत मंजूर की गई है उस्मान, उससे थोड़ा सा हमें आगाह कीजिएगा। फैसला जो आया है किस तनासुब से आया है? क्या मुत्तफिक का फैसला था तीनों जजेस का? तहरीरी फैसला कब तक आएगा? जी, जो इससे पहले जो आम ज़ायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के, तो उसमें एक जज ने जो है वो डिसेंडिंग नोट दिया था, उन्होंने इख्तिलाफ किया था। जबकि आज जो है 3 रुकनी बेंच ने जब केस की जमानत मंजूर की तो तीनों ने इत्तेफाक की राय से इस केस की जमानत मियां मोहम्मद शहबाज की जमानत जो मंजूर की है। किसी जज ने भी कोई इख्तिलाफी नोट नहीं लिखा अभी, क्योंकि शॉर्ट ऑर्डर आया है। अभी बस यही बताया गया है कि जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। अब किसी भी जज ने इस पर इख्तिलाफ नहीं किया। जो तफसीली फैसला है वो कुछ देर बाद आएगा, मुतवक्का जो होता है वो शाम तक आएगा या अगले रोज तक आता है। अच्छा, अगर शाम तक आता है उस्मान तफसीली फैसला, तो उसके आगे प्रोसेस किस तरह आगे बढ़ेगा? जी, उसके बाद ये होगा कि अब यहाँ से रोक कर जारी होगी और रोक कर के प्रोसेस को तकरीबन वो भी कुछ 1 दिन लग जाता है, जिसके बाद ये रोक कर जेल पहुंचाई जाएगी और उसके बाद जो है शहबाज शरीफ की रिहाई जो है मुमकिन हो पाएगी। कल क्योंकि जुमे का रोज है और हफ्ता इतवार क्योंकि छुट्टी होती है और जो मुस्लिम लीग के यहाँ पर रहनुमा है उनकी कोशिश होगी कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो रिहाई है वो जल्द से जल्द मुमकिन बनाई जाए। अभी अच्छा उस्मान, कोई कोलैटरल भी मांगा गया है या पुराना जो 50-50 लाख रुपए के मचल के कहा था उसी को बरकरार रखा गया? जी, अभी इस जब मौजूद जज बाकर नजफी साहब ने फैसला सुनाया तो उन्होंने ये कहा कि हम मुतफिका तौर पर जमानत मंजूर करते हैं। अभी इस बारे में कुछ नहीं बताया गया कि कितने मुचलके जो है वो कितने लाख रुपए के मुचलके जमा होंगे। अभी तफसीली फैसला नहीं आया और इस वक्त जो अहाते अदालत है वहाँ पर मरियम और अजमा बुखारी, राना सनाउल्लाह और जो दीगर मुस्लिम लीग के जो कारकुन है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी में अपडेट कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने मियां शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर की सरबराही में जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस शहबाज रिजवी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की ज़मानत के केस की समाअत की और ताज़ा अपडेट यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर कर ली है। राना सनाउल्लाह गुफ्तगू करें। ये पूछने में हक बजानम है कि इस कठपुतली सिलेक्टेड हुक्मरान ने इस कौम के 3 साल क्यों ज़ाया किए? 3 साल तक कोई वेलफेयर पॉलिसी, कोई इस मुल्क का काम नहीं हुआ। सिर्फ इस मुल्क में इंतकाम और जो है वो बर्बादी की गई, इस मुल्क की इकॉनमी तबाह की गई और सिर्फ एक इंतकाम का और घटिया इंतकाम का जो है वो खेल खेला गया और मुल्क को जो है वो तबाह किया गया। और वो इंतकाम पे मबनी एहतसाब जो है वो आज जो है वो ज़मीन बोस हुआ है। हम इसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अब इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जदोजहद जो है वो मियां नवाज़ शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की रहनुमाई में
जो है वो आगे बढ़ेगी और ये कठपुतली सिलेक्टेड टोला जो पहले ही पिछले 10 दिनों में जो है वो इस मुल्क को तबाह, तो इसकी इकॉनमी तो पहले तबाह की थी, लेकिन अब उसने इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की रही सही सूरत हाल भी और इस मुल्क की रियासत की रिट भी सरेंडर कर दी और अब इंशाअल्लाह ताला इनके दिन गिने जा चुके हैं। ये जद्दोजहद जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में आगे बढ़ेगी और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क और इस कौम की खिदमत का सफ़र जो है, जो 31 मई 2018 को टूटा था, वहीं से इंशाअल्लाह ताला जो है वो शुरू करेंगे। अब इस मुल्क का हल एक ही है कि आवाम को फ्री फेयर इलेक्शन दिए जाएं विदाउट एनी मुदाखलत, जिसमें कोई गैर सियासी मुदाखलत ना हो, आवाम के वोट की इज़्ज़त हो और आवाम का मैंडेट जो है उसके मुताबिक जो है हुकूमत बने और वो मुल्क और कौम की जो है वो खिदमत करे। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और इंशाअल्लाह ताला मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज या कल जो है वो बाहर आके जो इस वक्त क्राइसिस चल रहा है मुल्क में और जो इस वक्त कौमी असम्बली में इंशाअल्लाह ताला वो आके कौम की रहनुमाई करेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा राणा साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब जहाँ पर बात कर रहे हैं कि ताकतवर को कटहरे में लाने की ज़रूरत है और दूसरी तरफ वो जहांगीर तरीन कैंप के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनने की बात कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? उस बेशर्म को आज इस कटहरे में जो हुआ है इसके ऊपर गौर करना चाहिए। ये मैं कटहरे की बात ही कर रहा हूँ, ये कटहरे से हम बाहर आए हैं। वो किस कटहरे की बात कर रहा है? वो शहजाद अकबर के कटहरे की बात कर रहा है। वो टूट गया। ये कटहरा जो है हम कटहरे से होके आए। ये इस लार्जर बेंच ने, इस कटहरे ने जो है वो हमारी बेगुनाही की जो है वो गवाही दी है और ये जो है ये इनका जो है ये मेरा ख्याल को 10वां जो है वो केस था, तो इसलिए ये सिर्फ उनकी जो है वो झूठ है, उनका इंतकाम है जो अब ज़मीन बोस हो चुका है। बहुत शुक्रिया। लार्जर बेंच ने हमारी बेगुनाही की गवाही दी है, ये कहना था मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का, जो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अहम अपडेट यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर कर ली है। 3 रुकनी लार्जर बेंच ने यह मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला दिया है। अहम अपडेट लाहौर हाई कोर्ट से आ रही है। शहबाज शरीफ की ज़मानत मुत्तफ़िक़ा तौर पर फुल बेंच ने मंजूर कर ली है।